अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मरियम नवाज का मौक़िफ़ सामने आ गया है कि फ़ौज से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जो बात होगी अवाम के सामने होगी। मगर पहले मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और इमरान खान को घर जाना होगा। आज बीबीसी से बात करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि फ़ौज मेरा इदारा है, उनसे बात ज़रूर करेंगे और वो बात अवाम के सामने होगी। अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फ़ौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा। पूरी इमरान हुकूमत खान को घर जाना होगा। इमरान खान को या हुकूमत को? इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अगर कोई तरीका है वो एक ही है कि ये जाली हुकूमत अपने घर जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। आप हुकूमत के ख़ात्मे की बात करती हैं, तो हुकूमत का ख़ात्मा कैसे करेंगी? कोई आइनी तरीका, गैर आइनी तरीका, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। आपके फादर भी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, तो वो उसको भी पूरा करने के लिए आखिर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा। तो ये जो सियासी टेम्परेचर है, उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा। इमरान खान ना हो तो मरियम नवाज फ़ौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फ़ौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के। और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने की खेलने की कोशिश करेगा और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। हुकूमत को घर जाना होगा, गैर आइनी तरीके से नहीं, आइनी तरीके से घर जाना होगा। बात अगर होगी फ़ौज से तो वो अवाम के सामने होगी, कोई क्रीज से बाहर निकल के या आइन से हटकर बात नहीं होगी। साथ ही मरियम नवाज ने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके इर्द गिर्द के लोगों से राब्ते किए हैं, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो इमरान खान को घर जाना होगा। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए, तो आप इससे डायरेक्टली नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी और पीएमएल से मेरी मैंने आपको अपनी थॉट बता दी है कि मैं किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को और इस इमरान खान को घर जाना होगा। नून लीग की क़यादत पहले ही इदारा जाती डायलॉग की बात करती रही है, पीडीएम की क़यादत बात करती रही है। अब वो वाज़े तौर पर कह रही हैं कि फ़ौज से बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान को घर भेजने की बात भी साथ कर रही हैं। जबकि इससे पहले नवाज शरीफ का यही मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान निशाना नहीं है, उनका हदफ कोई और है। खुद मरियम नवाज कहती रही हैं कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि किसी से भी कोई बात नहीं होगी, जंग लड़ेंगे तो अवाम के बलबूते पर लड़ेंगे। खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे और दैट्स इट। मगर अब मरियम नवाज की पॉलिसी में तब्दीली क्यों आई है? क्या वजह हुई है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर जो सीनियर लीडरान हैं नून लीग के, उनकी बात मानी गई है, या फिर पीपल्स पार्टी का जो सॉफ्ट स्टांस है उसकी वजह से सॉफ्ट अपना भी स्टांस किया गया है? हमारे साथ नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आपकी पार्टी में भी लोग मौजूद हैं जो टफ स्टांस है उसके खिलाफ थे कि जी इतना पब्लिकली हमें सख्त बयानियां नहीं देना चाहिए। क्या उसकी वजह से डायलॉग की बात कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, या जो पीपल्स पार्टी करीब इस वक्त जाती नजर आई है और वो उसकी वजह से बात करती नजर आई हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी ने समझाया, आप लोगों ने समझाया, किस वजह से ये बात कर रही हैं? कि शाहजेब साहब, जैसे आपको पता है कि अभी हाल ही में पीडीएम की लीडरशिप का इजलास हुआ था और उसमें भी इस बात का इत्तेफाक किया गया था कि अगर किसी किस्म की कोई बातचीत होगी तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी, और मरियम साहबा ने भी यही बात की है। और इससे पहले मैं भी कई प्रोग्राम्स में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हमारी तमाम लीडरशिप ये कहती रही है कि बिल आखिर पाकिस्तान को एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के को रूल्स ऑफ द गेम पर इत्तेफाक करें कि इस मुल्क को अगर हमने आइन के मुताबिक चलाना है तो क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डू नॉट्स होने चाहिए। आप सब ये बात कर रहे थे के प्लेयर्स हैं, जब तक वो किसी एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो वही खेल चलता रहेगा जो 73 साल से हम देख रहे हैं
और क्या हमारे पास अब मजीद गुंजाइश है कि हम इसी चीज को साल साल 2-2 साल के वक्फे से बार बार दोहराते रहें? मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो हमारी सियासी सूरत हाल है और जो हमारे खित्ते की दीगर डेवलपमेंट्स हैं, अब हमारे पास वी हैव नो टाइम टू मगर ऐसा नहीं बात साहब, और इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। मैं भी ये बात कई दफा कह चुका ऐसा नहीं बात साहब, आप लोग तो कह रहे थे पीडीएम का, ऐसा नहीं बात साहब आप लोग कह रहे थे, मगर ऐसे बात साहब आप लोग कह रहे थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी ये बात हो रही थी, मगर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब मुसलसल हीट बढ़ा रहे थे। पीडीएम पर इस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी, नवाज शरीफ साहब नाम लेते थे, पीपल्स पार्टी के उस पर तहफुजात नजर आते थे। मरियम नवाज साहिबा कहती थी डायलॉग हो ही नहीं सकता, हुकूमत से भी नहीं, इसके पीछे जो लोग हैं उनसे भी नहीं। नवाज शरीफ साहब कहते थे मेरी तो जंग ही नहीं है इमरान खान से, इमरान खान के लाने वालों से मेरी जंग है। ये सॉफ्ट जो स्टांस हुआ है, जो आपकी पार्टी में लोग मौजूद हैं जो चाहते थे कि जी जरा हमें इस बयानिए को इस लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए, उनकी वजह से हुआ है या फिर पीपल्स पार्टी जो सॉफ्ट ज्यादा हुई है उसकी वजह से हुआ है कि कहीं पीपल्स पार्टी हमसे अलग ना हो जाए, किस वजह से हुआ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मौकफ तब्दील हुआ है। जो असूली मौकफ है वो बरकरार है। नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह हम अपनी तहरीक में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी जरूरी है कि हम लोगों को वे फॉरवर्ड बताएं। हम कोई तहरीक बराए तहरीक तो नहीं चला रहे, हम तो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हदफ ये तो नहीं है कि खाली हम इमरान खान को निकाल दें, उसके बाद फिर एक नए खेल का आगाज कर दें। हमारा मकसद तो यह है कि हम इस मुल्क के सियासी ढांचे की आइन की रोशनी में तामीर नौ करें, जो मुस्तकिल हो, जो मुस्तहकम हो, जो हमारी मईशत को सहारा दे सके, मईशत मजबूत हो और उससे फिर हमारे मुल्क का दिफा भी मजबूत होगा। तो लिहाजा ये कुदरती बात है कि जब आप तकरीबन हाफ वे आगे जा चुके हैं अपनी जिद्दोजहद के, हर बंदा आपसे सवाल करता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो उस चीज का जवाब देना भी जरूरी है कि हम खाली तहरीक बराए तहरीक नहीं चला रहे। हम इस मुल्क के अंदर इस आइन के मुताबिक एक ऐसा निजाम वजह करना चाहते हैं जिसमें दोबारा उन मसाइल का हमें सामना ना करना पड़े जिनका हम माजी में शिकार होते रहे हैं। बस इसका तीसरा पहलू भी है, क्या जो पैगामात का भी उन्होंने इशारा दिया कि उनसे बराह रास्त तो नहीं मगर उनके इर्द गिर्द के लोगों से राब्ता किया गया है, और वो जाहिर इशारा दे रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है। क्या ये इस वजह से सॉफ्ट स्टांस हुआ है कि जी हुकूमत से शायद फासला हुआ है? वजीर आजम कुछ और बात करते थे, मगर जो सिंध पुलिस के साथ हुआ उस पर जो आर्मी चीफ की इंक्वायरी कमेटी है उसने रिपोर्ट कोई और दी, जो आपने मुस्तरद की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वेलकम की, और जो राब्ते हुए उसकी वजह से सॉफ्ट हुई है। ये बात इररिलेवेंट है कि किसी से राब्ता हुआ या नहीं हुआ। एक असूली फैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें और उनकी क़यादत जो भी कोई आगे की हिकमत अमली या लायामल होगा उसको इत्तफाक राय से मिलकर बनाएंगे। तो लिहाजा इसमें किसी एक पार्टी के बातचीत करने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं समझता हूं कि इस इमरान खान साहब की हुकूमत को जो एक डिस्टॉर्शन इस सिस्टम में आई थी पिछले इलेक्शन के जरिए, जाली तौर पर ये आए और उसका नतीजा आज ये है कि हम शदीद इक्तसादी मसाइल से दो चार हैं। कश्मीर हम खो बैठे हैं और मुल्क सियासी महाजराई की तरफ मुसलसल जा रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इंतजामी ढांचा मफलूज होकर रह गया है। क्या इस सूरत हाल के साथ हम आगे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो एक रीसेट की जरूरत है, और वो रीसेट तभी होगा कि जब एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन खुद भी काफी नहीं है जब तक के रूल्स ऑफ द गेम पर भी सब लोग इत्तेफाक ना करें। ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद साल 2 साल के बाद हम फिर इसी दलदल का शिकार हुए हों, फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाए। पाकिस्तान को एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए। अगर हमने अपने आप को इक्तिसादी तौर पे वापस लाना है, हमने अपने मगर ऐसा नहीं बात साहब, ऐसा नहीं बात साहब, उस फ्री एंड फेयर उस 10 साल का अरसा चाहिए। उस इलेक्शन के रास्ते के लिए और इस हुकूमत को उस रास्ते से हटाने के लिए आप भी अंपायर की उंगली ही की तरफ देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को हटाए और इलेक्शन का रास्ता हमवार करे। को रास्ते से हटाने के लिए एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे, अवाम की उंगली की तरफ देख रहे हैं, और अवाम ने अपनी उंगली खड़ी कर दी है। ये उंगली कराची के जलसे में भी खड़ी हुई है, ये कोयटा के जलसे में भी खड़ी हुई है, ये गुजरांवाला के जलसे में भी खड़ी हुई है, ये पेशावर के जलसे में भी खड़ी होगी, और आप देखेंगे लाहौर, मुल्तान और दीगर जितने हमारे इज्तिमात हैं उन सब में अवाम अदम एतमाद कर रहे हैं। इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से एक गरीब आदमी जो है वो तो हमसे अब नाराज हो रहा है कि आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं, इस हुकूमत को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। तो लिहाजा जब अवाम की उंगली खड़ी हो जाए
फिर कोई हुकूमत ऑक्सीजन या मगर ऐसा नहीं वेंटिलेटर के सहारे अवाम ज्यादा को देर नहीं चल सकती। महंगाई तो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आप लोगों ने भरपूर कैंपेन भी की है, इमरान खान सबसे मकबूल लीडर के तौर पर सामने आए हैं, पीटीआई सबसे मकबूल जमात के तौर पर वहां सामने आई है, तो कैसे अंपायर ने अवाम ने उंगली उठा दी? मुझे आवाज नहीं है आपके सवाल की, दोहरा सकते हैं? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों ने कैंपेन की, महंगाई का असर तो वहां भी है, मगर सबसे मकबूल जमात के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ सामने आई है, सबसे मकबूल लीडर के तौर पर इमरान खान सामने आए हैं हालिया सर्वेज में, तो वहां पर क्यों अगर आप कहते हैं कि अवाम ने उंगली उठा दी है, सर्वे तो कुछ और बता रहे हैं? देखिए, ये सर्वे भी मुझे लगता है कि उसी तरह के सर्वे जो 2018 के नताइज थे, आज गिलगित बल्तिस्तान में आप किसी शहरी से पूछिए कि जितनी पिछले 5 साल में तरक्की हुई है कभी 70 साल में हुई थी, वो कहेगा नहीं। उनसे पूछें जितना 5 साल में अमन था कभी तारीख में इतना अमन हुआ है, वो कहेगा नहीं। तो मुझे बताइए कि जो इतनी तारीखी कारकर्दगी जिस हुकूमत ने दी हो, वो इस सर्वे में तीसरे नंबर पे कैसे आ सकती है? ये सर्वे सिर्फ जारी किया गया है उस धांधली को शायद कवर अप देने के लिए जो वफाकी हुकूमत प्लान कर रही है, लेकिन आपने जोशो खरोश देखा है। जब तहरीक इंसाफ के हक में सर्वे आता है वो एक्सेप्ट करते हैं, खिलाफ आता है वो भी नहीं करते हैं, आप भी यही कर रहे हैं। अवाम अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे और अपनी खिदमत को वोट भी देंगे। मतलब यही हो रहा है, सर्वे जिसके हक में आता है वो उसकी हिमायत करता है, जिसके खिलाफ आता है वो नहीं मानता है, आप भी यही कर रहे हैं। मगर आपको ये डर है कि कहीं इस सारे हालात वाकयात के बाद जो रिपोर्ट आई, बिलावल ने जिस तरह वेलकम किया, वो फिर नाम लेने के खिलाफ है कि पीपल्स पार्टी आपके मामला तय ना हो जाएं, आप अकेले ना रह जाएं, इसकी वजह से आपने अपना स्टांस जो है इस वक्त सॉफ्ट किया। देखिए, अब ये किसी के अकेले रह जाने की बात नहीं है शाहजेब, ये सबको मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को करना होगा। और अगर इस जद्दोजहद से कोई भी, चाहे हम हो चाहे पीपल्स पार्टी, कोई तीसरी कोई चौथी, जो जमात पीछे रह जाएगी या इसको बिट्रे करेगी, वो अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करेगी। और मुझे यकीन है कि इस वक्त तमाम लीडरशिप इस बात पर मुत्तफिक है कि हम सब की मुस्तकबिल इसी में है कि हम पीडीएम के मकासद को कामयाब करें और इस मुल्क को इस माजी के दलदल से निकाल के एक मुस्तहकम बुनियाद दें। मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी के लिए गुंजाइश है कि वो अकेले किसी किस्म की डील कर सके। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। मरियम नवाज साहब भी कह रही हैं कि इदारों की तरफ से राब्ते हुए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से जो वादा किया था आर्मी चीफ ने रिपोर्ट का, वो उस पर अमल हुआ। ये हो क्या रहा है? हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगी जो वज़ीर आज़म के भी ज़ाती दोस्त हैं, इदारों के भी करीब हैं, शेख रशीद अहमद साहब, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इदारों के साथ डायलॉग हो सकता है, उनके आसपास के लोगों से राब्ता भी किया गया है। आपने तो कहा था कि नून लीग के ऊपर फौज ने क्रॉस लगा दिया है, ये क्या हो रहा है? देखें, दुनिया का कोई अदारा सियासतदान से दूर नहीं होता, खा वो अमेरिकन पेंटागन हो, CIA हो, कांग्रेस हो, प्रेसिडेंटशिप हो, M16 हो, रॉ हो, KGB हो। ये ऐसे ही मेरा नाहल नलायक नकम्मे इतना गैर जिम्मेदाराना तबाह कर कौन बयान आपने दे दिया इमरान खान को। पहले आप कहते हैं फौज सियासत में ना आए, फौज को हम सियासत में नहीं देखना चाहते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह रसूल के वास्ते आओ इसको हटाओ क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा म्यानी साहब बन जाएगा परसों गिलगित बल्तिस्तान में एक्सपोज हो जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान की भी कौमी सीटें होंगी, सेनेट की सीटें होंगी, इस तरह बलूचिस्तान में भी कौमी और सेनेट की सीटें होंगी। ये पंजाब की सियासत, मैं पहले कह चुका हूँ शाहजेब साहब आपके प्रोग्राम में, दिसंबर से 20 फरवरी, आज मैं और 10 दिन कम कर देता हूँ, 10 फरवरी तक इनको अपनी पार्टी के अंदर से पता लग जाएगा। हमारे साथ नहीं आते ना है, कोई तरीके इंसाफ में ना है, लेकिन अजीम अफवाज के खिलाफ मुस्लिम लीग नून में से आवाज़ के खिलाफ जो इनका बयानिया है उसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून में से आवाज़ निकलेगी। वो चाहे वो PTI में ना आए, चाहे वो किसी और तरफ ना जाए, लेकिन इनके सामने वो हालात पैदा होने जा रहे हैं जब लोग कहेंगे इनफ इज़ इनफ। 11 मरतबा आपने आर्मी चीफ का नाम लिया है अपनी तकरीर में लंदन से बैठ के, जनरल फैज़ का बयान जनरल फैज़ साहब का नाम लिया आपने। उन्होंने क्या किया है? उनका एक ही बयान है कि हम पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये चाहते हैं जमहूरियत के साथ मत खड़े हो, खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ और करो ताकि हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं।
वो 25-25 अरब रुपए में 16 में से 4 सुल्तानी गवा, मुश्ताक चीनी वाला और दूसरे वाला आपको तो अंदर कराने जा रहे हैं। आपके पास हैं ही 2-3 महीने मार से पहले आप अपने मेंबरों की कुर्बानी देना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की अजीम अफवाज के खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं। शेख साहब, मगर आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत के लिए कहीं खतरा पैदा हो रहा है? वजीर आजम ने कहा कि सिंध में आईजी का वाकया उन्हें कॉमेडी लगता है। वफाकी हुकूमत ने, वुज़रा ने एक बयानिया बना दिया कि ये तो सब ड्रामा है सिंध हुकूमत का और नून लीग का, और पुलिस उसमें मिली हुई है। आर्मी चीफ बिलावल से बात करते हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट आती है, अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बिलावल उसको वेलकम करते हैं। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं डायलॉग के लिए तैयार हैं और मेरे आसपास के लोगों से, इदारों की तरफ से राब्ते किए गए हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं रवैया बदल रहा है? हुकूमत इमरान खान की और अजीम अफवाज पाकिस्तान एक हैं और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी हैं। और मेरे सामने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मरतबा बाजवा साहब ने सारे अपोजिशन लीडरों को कहा कि हमारी कमिटमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है। कल आप अवाम से मुंतखब होकर आ जाएं, हम आपके साथ हैं। और ये जो कुछ होने जा रहा है, कल 15 के बाद इनके चेहरे लटक जाएंगे। नून की कितनी सीटें होंगी जी? 2 या 3, वो भी मुश्किल से। असल मसला क्या है? असल मसला इनका ये है कि इनको समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है। नून लीग के केसेस जो हैं फाइनल फर्द जुर्में आयद होने जा रही हैं और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए पॉलिटिकली भी और दूसरे तरीके से भी अपने लिए बेहतर रास्ता कायम किया है। मरियम बीबी ने अपने आप को बंद गली में दाखिल किया है। इस मुल्क में वो मुस्लिम लीगी ही नहीं जो पाक फौज के खिलाफ सोच रखता हो। और इनका जो ये ख्याल है कि इन्होंने बहुत बड़ा बयानिया दे दिया, सिर्फ उसकी तायद वही लोग कर रहे हैं जो नैब के केसेस में मुलव्वस हैं। आप देखें, ये बात तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि आप एक बाहर जाएं और बाहर जाके अजीम अदारे को अपनी तनकीद का निशाना बनाएं। और आज आपने कह दिया इमरान खान को हटा दो, हम खुश हैं, हम राजी हैं और हमसे आवाम में बात की जाए। यानी अल्लाह माफ़ी दे, ये फौज ना हुई कोई रजाकार हो गए कि इनके साथ आके जनाब अली जाती उम्रा बात होगी। कोई बात नहीं होगी। 0/0/0 नून लीग की सियासत जो बयानिया नवाज शरीफ ने दिया और मरियम साहबा दे रही हैं, वो पाक फौज के सामने बिग ज़ीरो है। और पाक फौज और अवाम पाकिस्तान के, ताजर पाकिस्तान के, दुकानदार पाकिस्तान के, वो इनके इस बयानिए को मुस्तरद कर चुके हैं। मगर शेख साहब, अच्छा है ना जो अवाम के सामने हो। इस मुल्क में आज तक जो खुफिया हुआ है उससे मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ है? जो बात हो अवाम के सामने हो। साथ ही बताइएगा, अब एक अजीब सा मामला है, फिरदौस आशिक एवान साहब एक अलग बात कर रही हैं, शहबाज गिल साहब एक अलग बात कर रहे हैं। क्या आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बात वजीर आजम के कहने पर की थी, या वजीर आजम को पता था या नहीं पता था? मैं तर्जमान नहीं हूं, मैं एक इत्तादी हूं इमरान खान का। सो ये तर्जमानों का काम है कि इस पे तबसरा करें। मेरे पास बहुत सारी खबरें, अगर मैं कहूं तो जल्जला आ जाए कि कौन कितने लोग राब्तों में हैं इनके नून लीग के। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये तर्जमानों का काम है। और बाजवा साहब ने अजमत का, बड़ेपन का और तदब्बर का, दूर अंदेशी का मुजाहरा किया और उन्होंने अपनी तरफ से बिलावल को फ़ोन करके ये यकीन दिलाया इंक्वायरी होगी, साबित किया इंक्वायरी हुई। और ये पाक फौज के ब्रिगेडियर्स और कर्नल लेवल के खिलाफ फैसले हुए जो इस बात का अंदिया देते हैं कि पाक फौज का अजीम जर्नैल ये नहीं चाहता कि पुलिस और फौज के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हालांकि वो मेयर साहब मेरे ही पुलिस यहाँ से मेरे से आईजी गए हैं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि एक हसास वक्त पाकिस्तान पे गुजर रहा है। मगर शेख साहब, मुझे एक बात बताइए, जो ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान ने कराची में किया सिंध पुलिस के साथ, अगर वजीर आजम को इसका भी नहीं पता था, इदारे उनके मातहत हैं, आर्मी चीफ ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी को कॉल की, अगर वजीर आजम को इस बात का भी नहीं पता था, तो फिर वजीर आजम ने अपने आप को इररेलेवेंट कर लिया है ना। फिर ऑपोजिशन उसी से बात करे ना जिसको सब बातों का पता था। फौज के अलावा फिर किससे बात करे ऑपोजिशन? देखें, मेरी गुजारिश सुने। फौज पे इल्ज़ाम आ रहा था, जिस पे ये बात आई उसने अपने आप को पेश किया है। सो आप आ जाके बात इमरान खान का, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा यार, कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। ये 15 तारीख परसों आ जाए, उसके बाद हलचल पैदा होगी। ये नवंबर दिसंबर की बात दे रहे हैं, मैं जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूं। जनवरी फरवरी तक ये जलसे रहेंगे। एक बंदा अपोजिशन कर रहा है जिसका नाम है फजलुर रहमान। किस बुनियाद पे कर रहा है, उसकी बेस क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे फोर्सेस क्या हैं, वो बात करनी मुनासिब नहीं है। एक बंदा सियासत कर रहा है हुकूमत के खिलाफ,
उसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान, वही नून लीग से अटैच है। पीपल्स पार्टी सियासी तदब्बर और दूरअंदेशी का काम कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो गैर जिम्मेदाराना हो। और पाकिस्तान की अजीम वफाज और इमरान खान पाकिस्तान के लिए हर वो काम करेंगे जो बेहतरी का काम होगा। और इस वक्त आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस वक्त फासला हो रहा है, आपको ये नजर आ रहा है? मैं तो बहुत पहले ये कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी जो है ज्यादा अरसा इस तरह नहीं चल सकती और दूसरी पार्टियां भी चलेंगी। अभी मैं आपके शो में कह रहा हूं, मेरे नजदीक एक आदमी गेम डाल रहा है सारी, और फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जो प्रोग्राम बनाया है, जो उनका एजेंडा है, वो इस मुल्क में नाकाम होगा जी। पाक फौज किसी ऐसे एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी जिससे मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा होते हैं। वैसे तो वज़ीर आज़म तो साफ कहते हैं मैं तो बात करूंगा नहीं, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। तो ये जो पीपल्स पार्टी में और नून लीग में बकौल आपके फासला आ रहा है, ये फासला कौन करा रहा है अगर वज़ीर आज़म कुछ कर ही नहीं रहे? आसफ जरदारी खुद उसने PhD की हुई है अपने मफादात के लिए, उसने डॉक्टरेट की है, कोलंबिया ऑक्सफोर्ड है, क्या किसका नाम लूँ आपका, वो उसने कोलंबिया से, हार्वर्ड से, एसेक्स से, सेसेक्स से, इन सारी यूनिवर्सिटियों के निचोड़ से इस अपने मफाद की उसने डिग्री की हुई है। उसको पता है कि किस वक्त क्या करना है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं। नवाज शरीफ और उसकी बेटी, सियासत इनके लिए मफाद का नाम था। मफाद जब गर्दिश में आया, मफाद जो है वो इमरान खान के घेरे में आया, कानून के दायरे में आया, तो चीखें निकलने लगी। अभी तो चीखों का सीज़न शुरू हो जाएगा और बहुत सारी बातें सियासी जो हैं वो आने वाली हैं। और इन सारी सियासी बातों में जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने सोचा वो गलत सोचा है और इनका उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। फजलुर रहमान की 6% वोटें हैं, 9 सीटें हैं, 9 सीटें हैं, 6% कुल पाकिस्तान में वोटें हैं। वो क्या एजेंडा है, उसके मामलात क्या हैं, वो अभी वो वक्त नहीं है कि उस पर बात की जाए। सर मगर मुझे सीनियर सियासतदान के तौर पर एक बात बताइए, आपने पाकिस्तान की सियासत के जो सवाल देखे हैं, क्या वजीर आजम को खुद आगे बढ़कर अपना एक किरदार नहीं अदा करना चाहिए? जो भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है नजर नहीं आना चाहिए कि वो खुद कर रहे हैं, या ये तासुर जाना चाहिए कि वजीर आजम तो साइड में बैठे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सारी मैनेजमेंट उनके लिए इदारे करें? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मुशावरे। मैं प्राइम मिनिस्टर के बयान पर कहते हैं कि बंद गली में दाखिल ना हो, डायलॉग शुरू करें। सवाए नैब के केसेस और चोरी के केसेस और करप्शन के केसेस वापस नहीं होंगे। अगर किसी को इसके अलावा कोई जमहूरी मसला है, कोई सियासी मसला है, कोई आइनी मसला है, कोई कानूनी मसला है, हम बैठ के अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। डायलॉग के दरवाजे कोई सियासतदान बंद नहीं किया। मगर नैब के केसेस पर बात आप क्यों नहीं करेंगे अगर यही मसला है? 2.25 साल में नैब के केसेस में साबित क्या हुआ है? कितने पैसे रिकवर हो गए इन सियासतदानों से? अब अदालतें कह रही हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आपके वुज़रा कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है नैब के डर से। नुकसान तो आप ही का हो रहा है, तो क्यों नहीं बात करनी है इस पर जब अदालतें कह रही हैं कि सियासी इंजीनियरिंग है? ये सारे केसेस नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी पर बनाए और आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ पे बनाए। मैं दोबारा दोहराता हूं, ये सारे केसेस जो इस वक्त नैब में हैं, ये नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी पे बनाए और आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ में बनाए। आसिफ जरदारी दिल में रख कर मारता है, दिल में छाती के साथ लगा के ताश खेलता है, कभी माफ नहीं करेगा नून लीग को, किसी कीमत पे माफ नहीं करेगा नून लीग को। ये वक्त बताएगा, ये रिकॉर्ड रख लेना कि आसिफ जरदारी डिफ्रीजर में रख के खाता है और वो PhD है उसकी ये सारे केसेस, ये शहबाज का एक केस के अलावा जितने के नैब में इस वक्त हैं, सब या नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाए या पीपल्स पार्टी ने नून पे बनाए हैं। मुंह साफ कर लेते हैं, कहते हैं नहीं जनाब है वो तो पुरानी, कहते हैं घसीटेंगे, लंबा डाल देंगे, 76 मारेंगे, लंबा रस्सा डालेंगे। सब इस दौर में भी काफी केसेस बने हैं, मगर अगर केसेस पुराने भी हैं तो अदालतें आज कह रही हैं कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, अदालतें आज कह रही हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आज ये हो रहा है कि नैब चेयरमैन की एक मुबैना वीडियो सामने आती है, फिर ऑपोजिशन इल्जाम लगाती है कि उस वीडियो की वजह से नैब चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये आज हो रहा है। देखें, मैं कोर्ट्स पे कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स जो कहें काबिल एहतराम हैं। और चीफ जस्टिस ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फैसला दिया कि 120 अदालतें बनाएं।
मैं समझता हूं कि इन चोरों को, हमारे समेत जो हम में चोर है, उनको भी नकेल डालने का एक ही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा 120 अदालतें बनाओ। ये जो लंबी लंबी डेटें 6-6 साल की पड़ रही हैं, ये 2-2 महीने में केस फारग हो, गोली अंदर हो, चूहा जलंदर हो, जो अंदर होगा वो अंदर होगा, जो बाहर होगा वो कलंदर होगा। रात गई बात गई, इसमें किसी का क्या मसला है। 120 अदालतें इस मुल्क की जमहूरियत की इस्तेकाम का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सब मगर कुछ साबित हुआ नहीं। आपके वुज़रा कहते हैं गंदम क्राइसिस आया, आवाम के 400 अरब का नुकसान हो गया कि जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। चीनी के क्राइसिस में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। नैब के केसेस से साबित कुछ हुआ नहीं, बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत हुई। तो ये आप लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, हुकूमत को ज़्यादा नुकसान हुआ है इनका? मेरे साथ कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं जिसने काम नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मतलब फिर वुज़रा ये झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामियां और अपनी इनएफिशिएंसी को ब्यूरोक्रेसी पे डालते हैं। देखें, मैंने आपसे अर्ज की, पाकिस्तान में सबसे सीनियर सियासी वर्कर हूं, सबसे सीनियर वजीर हूं, 14वीं वजारत कर रहा हूं। एक ब्यूरोक्रेट से मुझे इख्तलाफ नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स को सलूट पेश करता हूं। उन्होंने मुझसे तावन किया और मेरे काम को जो मैंने डायरेक्शन दी उसको फॉलो किया। तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स मेरे साथ खड़े हुए। जब मैं आया उन्होंने मुझे वेलकम किया। जब मैं 14 वजारतों को छोड़ गया, वो गेट तक मुझे छोड़ने के लिए आए। मेरे लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब वज़ीर आज़म को उस फ़ोन कॉल का जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हुई, पता था या नहीं पता था, मुतज़ाद बयानात आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आईजी सिंध के मामले पर आर्मी चीफ की इंक्वायरी से पहले होने वाले वाक़यात पर हुकूमती वुज़रा आपस में उलझ पड़े हैं। आज वज़ीर आला पंजाब की मामले खुज़ी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान ने दावा किया कि आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो कॉल की थी वो वज़ीर आज़म के कहने पर की थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी और बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि जो क्राइसिस पैदा हो रहा था उसको हैंडल करना अशद ज़रूरी था। मगर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने इस बात की तरदीद करते हुए ट्वीट किया कि ये फिरदौस साहिबा का ज़ाती तज्जिया या ख्याल हो सकता है या फिर उनका बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। मगर फिर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा अपने मौक़िफ़ पर कायम रही और दुनिया टीवी के प्रोग्राम नुक्ता नज़र को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं शहबाज गिल के बयान पर कॉमेंट नहीं करना चाहती। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने मेरे बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बाकी छोटी मोटी मोर्चों से फायरिंग जारी रहती है। मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त तर्जमान और फेडरल मिनिस्टर हैं वो हमारे भाई शिबली फराज साहब हैं और शिबली फराज साहब की तरफ से इस इशू पे कहीं पे कोई कमेंट्स नहीं आए हैं। ठीक, तो बाकी चीजें जो है छोटी मोटी मोर्चों से फायरिंग जारी रहती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर खबर सामने आई है। एक तरफ बैरून मुल्क से आने वाली रेमिटेंसेज मुसलसल 5 माह से $2 अरब से जायद रही हैं, तो दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। आज स्टेट बैंक के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर में रेमिटेंसेज $2.3 अरब रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद जुलाई से अक्टूबर की कुल रेमिटेंसेज $9.4 अरब तक पहुंच गई हैं, जो पिछले साल इन्हीं महीनों में आने वाली तरसीलात ज़र के मुकाबले में 26.5% ज्यादा है। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक रेमिटेंसेज में इजाफा, पाकिस्तान फॉरेक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी और पाकिस्तान रेमिटेंसेज इनिशिएटिव की कोशिशों से हुआ, जिसके तहत मुल्क में आने वाली तरसीलात ज़र अब बाज़ाब्ता ज़राए से आ रही हैं, जबकि सरहद पार आमदोरफ्त कम होने की वजह से भी तरसीलात ज़र में बेहतरी आई है। ये एक अच्छी खबर है। स्टेट बैंक के इक़दामात का फ़ायदा हो रहा है। करंट अकाउंट इस वक्त कंट्रोल में है और इस सब की वजह से पाकिस्तानी रुपए में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में भी इजाफा हो रहा है और अब रुपया 7 माह की बुलंद तरीन सतह $158.33 पर आ गया है। अपनी कम तरीन सतह से रुपए में $10 से ज्यादा की बेहतरी आ चुकी है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी की वजह तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा और हालिया तिजारती अदाद-ओ-शुमार हैं, जिनमें करंट अकाउंट में इस्तेहकाम नजर आ रहा है। और अगर आने वाले दिनों में तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार रहा और बरामदात में भी इजाफा हुआ तो रुपए की कदर में इस्तेहकाम कायम रह सकता है और उसके महंगाई पर भी मस्बत असरात होंगे। एक और अहम खबर है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना
कोरोना तेजी से फैल रहा है और हर रोज कोरोना से होने वाली अमवात में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में 4 माह बाद एक दिन में रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं और रिकॉर्ड अमवात हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1808 नए केसेस सामने आए और कोरोना केसेस मजबूत आने की शरह 4.9% हो गई है, जबकि कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 34 अमवात हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है। 8 नवंबर को यह शरह 2.1% थी, मगर अब 4.3% हो गई है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 2 रोज पहले वफाकी काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया था कि हुकूमत मजीद जलसे नहीं करेगी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इंतखाबात हैं और वहां सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि खुद हुकूमती जमात भी मुसलसल जलसे कर रही है। ये सवाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंडोर हॉल्स में शादी पर पाबंदी के खिलाफ समाअत के दौरान उठाया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन हुकूमत से ये जरूर पूछ लेते हैं कि इंडोर शादी हॉल्स के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। इंडोर शादी हॉल्स से मुतालिक हुकूमत का दोहरा मयार क्यों है, वजाहत करें। इसके बाद अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए मुतालिक अफसर को 18 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।